हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है मोशन। उसके हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट पार्ट में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन की क्या चीज़ें होती हैं, मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। फिर सेकेंड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ होती है। ठीक है, उससे पहले आप स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स देखकर आइए और फर्स्ट चैप्टर भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो ये सारी वीडियोस को आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस सीरीज़ में मिल जाएंगी। तो आप देखिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब। ये सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें एक स्मॉल मेटल की बॉब होती है। मेटल बॉब यानी गोल एक बॉल टाइप की होती है। सस्पेंडेड बाय एन सस्पेंडेड यानी लटकी हुई होती है बाय एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। इनएक्सटेंसिबल मीन्स जो ऐसा धागा जो ज़्यादा खिंचता नहीं है, ठीक है, लचीला धागा नहीं होता है वो। इनएक्सटेंसिबल थ्रेड होता है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड यानी एक ठोस सपोर्ट से ये सस्पेंडेड होती है इन सच अ वे दैट इस तरीके से कि बॉब इज फ्री टू ऑस्किलेट। ऑस्किलेट यानी ऑस्किलेटरी मोशन पढ़ा था ना हमने, वही वाला ऑस्किलेशन है यहाँ पर। बॉब जो होती है, जो बॉल होती है मेटल की, वो फ्री होती है कि वो ऑस्किलेट कर सके, स्विंग कर सके टू एंड फ्रो। यानी कि टू एंड फ्रो में साइड टू साइड क्या कर सके, ऐसे स्विंग कर सके साइड टू साइड। देखिए जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्या ये रिजिड सपोर्ट है। एक कोई भी मेटल की प्लेट ले लीजिए, बहुत सपोर्ट है ये इसका, ठीक है। ये इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, स्ट्रिंग है, ठीक है। रिजिड सपोर्ट से ये सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड यानी लटकी हुई है, और ये नीचे आपको मेटल बॉब दी हुई है, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का क्या चीज़ बताया हुआ है। ये सिंपल पेंडुलम एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम बन गया है यहाँ पर हमारा, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब बॉब डिस्प्लेस हो जाता है यानी कि हिल जाता है अपनी मेन पोजीशन से इट बिगिंस टू ऑस्किलेट इन अ वर्टिकल प्लेन। वो वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करने लगता है, ऑस्किलेट करने लगता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपनी ही मीन पोजीशन पे क्या करता है, ऑस्किलेट करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, स्विंग करता है ग्रेविटी की वजह से। व्हेन द पेंडुलम रीचेज द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड स्टार्ट्स इट्स रिटर्न जर्नी। जब पेंडुलम जो है अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो ट्रैवल कर सकता है वहाँ तक पहुँच जाता है और अपनी वापस आता है, ऐसे लौट कर वापस आता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इस जो आपको पीछे डायग्राम दिया हुआ है उसमें ए एंड सी जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और जबकि बी जो है वो आपकी क्या है, मीन पोजीशन है, मेन पोजीशन है। तो अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है आपको। तो हमने क्या पढ़ा, व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिए ये जो बी पॉइंट दिया हुआ है ये इसकी मीन पोजीशन है, बॉब की मेन पोजीशन जहाँ पर वो स्टेबल था। ये स्ट्रिंग हो गई एल, ठीक है। ये इसका पी हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये सभी वर्ड्स हम अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आपसे बोल रहा है जब बॉब जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि हिल जाता है, तो वो ऑस्किलेट करने लग जाता है अपनी ही मीन पोजीशन पे ग्रेविटी की वजह से। और जब ये जो पेंडुलम होता है यानी ये जो बॉब होता है, ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस रीच कर जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाता है जहाँ तक वो ट्रैवल कर सकता है, वहाँ तक पहुँच जाता है और अपनी वापस वाली जर्नी स्टार्ट करता है। तो उस पॉइंट को, जहाँ वो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन से पॉइंट को, जब वो बॉब डिस्प्लेस होकर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाता है। एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाता है जो वो कवर कर सकता है, उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो ये पहले क्या दिखा रहा है, ऐसे गया, फिर यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ तक आया, तो ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। फिर वापस भी तो जाएगा ये, है ना, वापस जा रहा है, तो ये भी पॉइंट इसका क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये बी हो गया आपका मीन पोजीशन। तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में यही सब चीज़ बताई हुई है। तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पता होनी चाहिए आपको। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे क्या है, द टर्म्स रिलेटेड विद अ सिंपल पेंडुलम आर डिफाइंड बिलो। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में अगर हमें और अच्छे से समझना है तो ये सारी टर्म्स जो नीचे दी गई हैं हमें वो पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है, तो आप अच्छे से समझिएगा। इसमें फर्स्ट आता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या आता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में सभी बताया, लटकना। तो द पॉइंट एट द रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट बताया था ना, जो मेटल की सी प्लेट थी ऐसे बनी हुई थी, है ना। तो ये जो रिजिड सपोर्ट होता है, टफ सपोर्ट होता है, फ्रॉम वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड, जहाँ से पेंडुलम को सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जो पीछे हमने डायग्राम देखा था उसमें पॉइंट पी क्या है, आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो आपने देखा कि ये रिजिड सपोर्ट है,
रिजिड सपोर्ट है, ये एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका मेटल का बॉब है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से इस रिजिड सपोर्ट से, वो पॉइंट रिजिड सपोर्ट पर जहाँ से पेंडुलम को सस्पेंड किया जाता है, तो ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहलाता है, जिस डायग्राम में आपको पी के फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो ये होता है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द मिड पॉइंट ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम था, छोटा सा मैंने बनाया अभी। तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द मिड पॉइंट ऑफ द बॉब, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पर है, और बॉब के मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है, ये सारी जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होती है आपकी लेंथ होती है किसकी? पेंडुलम की। लेंथ ऑफ द पेंडुलम हम इसे ही बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द मिड पॉइंट ऑफ द बॉब, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इट इज डिनोटेड बाय एल। इसे आप एल से डिनोट करते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है लेंथ को आप किस में मेजर करते हो? एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर्स। ठीक है, एसआई यूनिट का मीनिंग हो गया स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं ये, जो अगर आपको कहीं पर वैल्यू नहीं दी गई हो तो आप उसमें ले सकते हैं। ओके, तो ये आपकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम बोल रहे हैं या बॉब बोल रहे हैं, एक ही बात है। द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम व्हेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम एज एक्सप्रेस्ड बाय पोजीशन बी इन द फिगर। पेंडुलम की यानी बॉब की वो पोजीशन जब वो रेस्ट पर है। रेस्ट मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बताया था। रेस्ट क्या होता है? जब स्टेबल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो पोजीशन जो होती है पेंडुलम की, उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। जो हमने डायग्राम देखा था उसमें बी जो पॉइंट दिखाया हुआ है वो क्या है? मीन पोजीशन है पेंडुलम की जब वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सट्रीम पोजीशन। ये सभी टर्म्स आपके डेफिनेशन में आ सकती हैं, पूछ सकते हैं पेपर में। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ द पेंडुलम अप टू विच इट ऑस्किलेट्स इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है? वो पॉइंट जो मीन पोजीशन से पेंडुलम के किसी भी साइड तक पेंडुलम जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, ऑस्किलेट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस का वो पॉइंट कहाँ से? फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऑन आइदर साइड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के किसी भी साइड, यानी कि जैसे ये आपका पेंडुलम है, इस साइड भी हो सकता है और ये इस साइड भी होता है। अप टू विच इट ऑस्किलेट्स, जहाँ तक वो ऑस्किलेट करता है उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जो हमने डायग्राम देखा उसमें ए एंड सी पॉइंट्स जो थे वो आपके एक्सट्रीम पोजीशंस में आते हैं पेंडुलम के। मीन्स पेंडुलम जो बन रहा है आपका, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा है वो किस पॉइंट तक कर रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है मेन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है ऑन आइदर साइड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के इस साइड भी और इस साइड भी, तो वो एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। क्या? फ्रॉम आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, बॉब का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना बॉब के किसी भी साइड में, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसकी मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का, उसी को हम उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस थी, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। अब आता है ऑस्किलेशन। क्या होता है? वन ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का वन ऑस्किलेशन कब होता है कंप्लीट? व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम एंड, जब वो अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम एंड तक पहुंच गई। क्या? ये उसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से एक एक्सट्रीम एंड तक पहुंच गई पहले, बैक टू मीन पोजीशन, फिर वापस मीन पोजीशन पे आई, फ्रॉम देयर टू द अदर एक्सट्रीम एंड, फिर वहां से वापस दूसरे एक्सट्रीम एंड पर गई और फिर वापस मीन पोजीशन पर आ गई, तो वो आपका वन पेंडुलम, वन ऑस्किलेशन माना जाता है। ठीक है, वन ऑस्किलेशन कब होता है आपका कंप्लीट? जब ये अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक गई बॉब या पेंडुलम,
ठीक है, फिर वापस आई मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गई और फिर उसी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर आ गई, तब आपका वन ऑस्किलेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनना है, दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, तो अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया, रिटर्न हुआ, अपनी मीन पोजीशन तक आया वो बॉब, और फिर वापस बॉब जो है दूसरे वाले एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आ गया, तो आपका वन ऑस्किलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वी कैन ऑल्सो डिफाइन वन ऑस्किलेशन एज द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजिशन। हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं वन ऑस्किलेशन को, एज क्या, द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का मूवमेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन से, टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, एंड बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और वापस फिर से उसका फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाना, क्या कहलाता है आपका वन ऑस्किलेशन। इन अवर केस इफ इट मूव्स फ्रॉम ए टू सी, हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें अगर वो ए से सी पोजीशन तक जाता है एंड अगेन रिटर्न्स टू ए, ठीक है, ए से सी तक गया और वापस फिर ए पर आ गया, वन ऑस्किलेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। One oscillation will be completed. The movement from one extreme position to the other extreme position represents half an oscillation. अब जो मूवमेंट एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक हो रहा है वो आपका हाफ ऑस्किलेशन हो गया। क्या कहलाएगा वो, हाफ ऑस्किलेशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका हाफ ऑस्किलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, हाफ ऑस्किलेशन। एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, अब ये तो हाफ ऑस्किलेशन की बात हो गई। अब जो आपकी मीन पोजीशन है उससे किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मूवमेंट होगा वो 1/4 ऑफ वन ऑस्किलेशन कहलाएगा। 1/4 ऑफ ऑस्किलेशन, 1/4 ऑफ एन ऑस्किलेशन। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, देखिए बुक में देखते हैं हम। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया तो आपका हाफ ऑस्किलेशन बन जाता है। ठीक है, हाफ ऑस्किलेशन होता है आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना। और आपका 1/4 ऑस्किलेशन कब बनता है, व्हेन द बॉब कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज 1/4 ऑफ एन ऑस्किलेशन। तो ये तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखने की, वन ऑस्किलेशन कब होता है, हाफ ऑस्किलेशन कब होता है, 1/4 ऑस्किलेशन कब होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। क्या, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम एक ऑस्किलेशन कितने टाइम में कवर करता है, कंप्लीट करता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, पेंडुलम के द्वारा टाइम लिया गया, किस लिए लिया गया, टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड्स इन SI यूनिट्स। ठीक है, टाइम पीरियड आप किस में डिनोट करते हो, SI यूनिट्स में। SI यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकेंड्स होती है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, इट इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ऑस्किलेशंस बनाए गए हैं एक पेंडुलम के द्वारा, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशंस। नंबर ऑफ oscillations made by a pendulum in 1 second is called frequency. The frequency of pendulum is denoted by small f और small n. फ्रीक्वेंसी आप डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल f से करते हो या फिर स्मॉल n से करते हो। फ्रीक्वेंसी इन SI यूनिट्स इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। SI यूनिट्स में अगर आपको क्या करना है, आपको डिनोट करना है, आपको कोई नंबर दे दिया उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो आप यूनिट क्या बताओगे, हर्ट्ज, HERTZ। इसमें अगर आपको शॉर्ट में लिखते हो, जैसे आप मीटर को स्मॉल m लिखते हो ना, कैपिटल थोड़ी लिखते हो, ऐसे नहीं लिखते ना, ऐसे ही तो लिखते हो। तो ऐसे हर्ट्ज जो लिखते हो आप, कैपिटल H होता है और स्मॉल z होता है, ऐसे लिखते हो। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज बोल रहा है तो यानी कि 1 ऑस्किलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में। 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। अब क्या बताया हुआ है यहाँ पर, एक पॉइंट बताया हुआ है, इन आइडियल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में सिंपल पेंडुलम शुड हैव अ हैवी मास पॉइंट सस्पेंडेड फ्रॉम अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो सिंपल पेंडुलम है उसका हैवी मास पॉइंट होना चाहिए जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, जो एक ऐसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है जो वेटलेस है।
ठीक है, जिसका कोई ज़्यादा वेट नहीं है, वो ऐसी होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस दीज कंडीशंस कैन नॉट बी मेट। अब ये जो आइडियल कंडीशंस हैं, ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं इन चीज़ों की फिजिक्स लैब में, तो वो ये कंडीशंस यूज नहीं हो सकती, अप्लाइड नहीं करी जा सकती। एंड थ्रेड यूज्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो आप थ्रेड यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, एंड विद एज लिटिल वेट एज पॉसिबल, और उसका वेट जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। द बॉब शुड बी स्मॉल बट हैवी, बॉब जो है वो स्मॉल तो होना चाहिए बट हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो उसमें कंडीशंस बता दिए कि आपका थ्रेड कैसा होना चाहिए और बॉब कैसा होना चाहिए। अब देखिए क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अभी हमने टाइम पीरियड पढ़ा, क्या होता है टाइम पीरियड, जल्दी से वीडियो पॉज करके बताइए। टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया पेंडुलम ने, उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम पीरियड को भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो जिनका इफेक्ट उस पर पड़ता है टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, वो फॉलोइंग टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और सेकेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड सेकेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम यही दोनों टर्म्स पढ़ेंगे कि कैसे टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ता है इन दोनों फैक्टर्स का, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ कहाँ से कहाँ तक मीजर करते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम हम मीजर करते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द मिड पॉइंट ऑफ द बॉब। उस लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड पे, वो पढ़ेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वो चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका डिपेंडेंस ऑन लेंथ। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के। अब ये चीज़ क्या हो गई, अब आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वर्ड हमने बोला वो क्या होता है, क्या चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो वर्ड्स होते हैं ये, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपके जो ये आपका साइन होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली नहीं मीन्स प्रोपोर्शनल का साइन होता है ऐसे, प्रोपोर्शनल का साइन बनता है आपका ऐसे बनता है। अब ये डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या हो गया, तो आपको फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। अब स्क्वायर रूट्स तो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। लेंथ किसकी है, पेंडुलम की लेंथ है, तो इसका मीनिंग हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ जाए। मीन्स अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका मीनिंग होता है, ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपसे बोल रहा है टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, मीन्स length, if length will increase then time period will also increase, and if length will decrease then time period also will decrease। और inversely proportional का मीनिंग होता है कि नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर मैं सिर्फ लेंथ ले रही हूँ अभी एग्जाम्पल के तौर पर, अभी हम पढ़ेंगे पूरा बुक में से, मैं समझा रही हूँ बस आपको कि डायरेक्टली का मीनिंग हो गया कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो एक चीज़ घटेगी तो ये भी घट जाएगी। इन्वर्सली का मीनिंग होता है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होगी। यहाँ पर ये बढ़ रही है तो ये डिक्रीज हो जाएगा इधर, और इधर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इधर बढ़ जाएगा। ये होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। होप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन दोनों फैक्टर्स का वो पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो अभी बताया टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज इट्स टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ द इंक्रीज ऑफ लेंथ। वही बात बताई जो मैंने अभी बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेड 4 टाइम्स, अब आपसे बोल रहा है क्या करना है, पेंडुलम की लेंथ जो है आपकी 4 टाइम्स कर दी है, मान लीजिए 4L हो गई, क्या हो गई फिर 4L हो गई, 4 टाइम्स हो गई, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड विल बी डबल्ड, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने बताया ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो आपका टाइम पीरियड भी तो 4 टाइम्स होना चाहिए था। नहीं, क्या है आपको बोल रहा है, ये हो गया टाइम पीरियड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ बोल रहा है। लेंथ आपकी 4 टाइम्स कर दी है, ठीक है, तो 4 हो गई। 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप? देखिए 2 इंटू 2 क्या होता है आपका 4, तो यानी कि 2 टाइम्स इधर बढ़ेगी आपकी, डबल हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड? डबल हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है। अब 9 दे दें तो यहाँ पर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना, तो ये चीज़ होती है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेड 4 टाइम्स इट्स टाइम पीरियड विल बी डबल, उसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। अभी बताया ना अंडर रूट 4 को आप कैसे सॉल्व करते हो, 2 आ जाएगा। एज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम अंडर स्क्वायर। सिमिलरली इफ इट्स लेंथ इज मेड 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। अब क्या करा, अभी तो हमने 4 टाइम्स करी थी, अब आपने लेंथ को 1/4 कर दिया ओरिजिनल लेंथ के, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब हाफ कैसे हो जाएगा? उसने बोला 1/4 कर दिया ओरिजिनल के, 1/4, 4 को आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है आपका 1/2 ही तो आता है, सॉरी रूट नहीं आएगा, 1/2 ही तो आएगा, तो ये भी टाइम पीरियड आपका हाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट पेंडुलम क्लॉक्स गो स्लोअर इन समर रीजन्स। इसी वजह से क्या होता है कि जो पेंडुलम वाली क्लॉक्स होती हैं, वॉल क्लॉक होती हैं, वो समर सीजन में धीरे धीरे चलती हैं एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, क्योंकि गर्मी होने की वजह से हीट बढ़ती है, तो इससे क्या होता है आपका पेंडुलम में जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है विच इन टर्न इंक्रीजेस द टाइम पीरियड। लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ बताइए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द पेंडुलम स्विंग स्लोली एंड दस दी क्लॉक लूजेस टाइम। और जो पेंडुलम होता है वो स्लोली स्विंग करता है, धीरे धीरे स्विंग करता है, और इसलिए क्लॉक जो है टाइम को क्या कर देती है? लूज कर देती है, खो देती है। तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डिपेंडेंस होता है, इफेक्ट पड़ता है लेंथ का टाइम पीरियड पर, कि लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और लेंथ घटा देंगे अगर आप, डिक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से पेंडुलम क्लॉक्स जो होती हैं वो आपकी स्लो चलती हैं समर सीजन में। दूसरा टर्म पढ़ा था हमने, डिपेंडेंस ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड पे? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity at that place. Square root of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity को आप कैसे सॉल्व करते हो, दिखाते हो? 1/√g, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला इसलिए 1 करा आपने। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हो गया कि अगर ग्रेविटी उस प्लेस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेस पर क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो रही है, तो ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अभी वही तो बताया, तो आपको ये है। सो आगे क्या बोला है? सो इफ जी एट अ प्लेस इज मोर, अगर किसी जगह पर जी जो है ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। एंड अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, वी नो दैट, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस ऑन द मून देन ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है मून पर कम होती है एज कम्पेयर टू अर्थ, सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वुड बी मोर ऑन द मून एज कम्पेयर टू द अर्थ। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, ठीक है, ऑस्किलेशन करने का जो टाइम पीरियड होगा वो मून पर ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर कम होती है। मून पर ग्रेविटी कम है तो वहाँ पर क्या होगा? टाइम पीरियड वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मून। इट मे बी नोटेड दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको ये बात और नोट करनी है, ये तो 2 फैक्टर्स थे जिनका इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड पर, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सिंपल पेंडुलम पे, टाइम पीरियड पे, ठीक है। ये जो 3 फैक्टर्स दिखाए हुए हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पर। मास ऑफ द बॉब, बॉब का कितना भी मास ले लीजिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब मीन्स बॉब जो है वो आपका किस मटेरियल का बना हुआ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन कितना है उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस मीन्स इट इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस वेदर बॉब इज लाइट और हैवी और इट इज़ मेड ऑफ वुड और कॉपर और ब्रास। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि बॉब आपका हल्का है, हैवी है, या फिर वो वुड का बना है, कॉपर का बना है, ब्रास का बना है। सिमिलरली इट इज़ इमटेरियल। इमटेरियल मीन्स इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन इज स्मॉल और लार्ज, की एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन जो है वो आपका स्मॉल है या फिर लार्ज है, इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। हमने ये बात अभी पढ़ी है। टी डायरेक्टली टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स टी इज दिस। ठीक है, अब हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमें ये कंडीशन मिलती है। और अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं, आप आगे आगे मैथ्स में पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता देती हूँ। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है आपकी, 2 पाई आती है। दिस कांस्टेंट हैज़ बीन फाइंड इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी एक कंडीशन पढ़ी, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, और एक कंडीशन पढ़ी थी 1/√g। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो आपके पास आता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g। ठीक है, लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का अंडर रूट। अब आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और उसकी जगह आ जाता है इक्वल टू का साइन, जिसमें आ जाएगा आपका L/g इंटू आ कांस्टेंट। ठीक है, ये नहीं हटेगा। और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, इंटू 2 पाई। पाई की वैल्यू आपकी आगे आगे आप पढ़ेंगे क्या होती है, L/g हो गया, ये तो है ही, इसमें वैल्यूज रख देंगे आप, लेंथ हो गई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, और 2 इंटू ये होती है पाई की वैल्यू 22/7। ये सब आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, सो कांस्टेंट फिगर एंड एल एंड जी हैव देयर यूजुअल मीनिंग। कांस्टेंट फिगर क्या खुद बता दी, कांस्टेंट फिगर क्या होती है, एल और जी भी हमने बता दी क्या होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक हम ये डिड यू नो पर हम आज कंप्लीट करते हैं ये लेक्चर। बिग बैन एट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन यूके हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंडुलम क्लॉक्स इन द वर्ल्ड। जो पार्लियामेंट इन लंदन है, लंदन में जो पार्लियामेंट है यूके में, वहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंडुलम क्लॉक है वर्ल्ड की, जिसे हम बिग बैन बोलते हैं। इट टेक्स 4 सेकेंड्स फॉर वन ऑस्किलेशन। वन ऑस्किलेशन के लिए वो कितना टाइम लेती है, 4 सेकेंड्स लेती है, और उसकी स्ट्रिंग जो है वो 4 मीटर लॉन्ग है। तो आज हम लेक्चर यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड्स पेंडुलम है कुछ वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।